कि हम इंसान हैं, उस बुलंदी पे उनकी तरह हमारा यकीन जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा, लेकिन तो आंसू निकल जाते हैं। जब इस दुनिया में होता है एक काबिल इंसान तो उसकी कोई कदर नहीं करता, जब वो इस दुनिया से चले जाता है तो पता नहीं लोगों के दिलों में कैसा आ जाता है कि भाई उसकी कदर करनी है। मेरी बहन मेरे बच्चों की तरह, मैंने उसे तब अपने ज़िम्मेदारी में लिया जब वो क्लास 4th में थी, बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी के बाद। तब से उससे जो बॉन्ड बना आहिस्ता आहिस्ता वो इतना मज़बूत बना कि मेरी वालदा की डेथ को तकरीबन 9 साल होने वाले हैं। उस ज़माने में भी हमने मिल के अपनी वालदा को संभाला और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उससे हो गई थी कि वो मेरी सोच समझती थी, उसे पता होता था कि मैं क्या चाह रहा हूँ उससे और मुझे पता होता था वो क्या चाह रही है। सारे जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे, और मुझे नहीं समझ में आया कि उसके आखिरी वक्त में मुझे उसके करीब होना चाहिए था, बट मैं उससे दूर था। क्यों दूर था, इसको आप कई तरीके से एंगल से देख सकते हैं। शायद मेरी आजमाइश थी, शायद कुदरत को यही पर मंजूर था, और शायद यही लिखा गया था। इसमें मैं शैतान को ले आया या अपने आप को कि जो मेरे साथ हुआ मैं उस चीज़ को ले आऊँ। ये एक स्टोरी बन गई है, एक कहानी, एक दास्तान बन गई है, मगर हकीकत में ये एक सच्ची दास्तान है। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। सब कुछ नॉर्मल था और हम लोग उसके लिए भाग दौड़ कर रहे थे और रेगुलर मेरी यानी कि ज़्यादातर मैं अज़द के घर पे ही जो है वो टाइम गुजारता हूँ। तो पता लगा कि उसकी भांजी की शादी है, तो मेरा जो है वो ज़्यादा मेरा दिल मान रहा नहीं था कि मैं इसको लाहौर। तो इसकी बड़ी बहन से बात हुई और क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि जैसे आप टेक केयरिंग कर रहे थे मैं कर लूँगी। इन्हीं दिनों बहन की बेटी की शादी थी, जनवरी के लास्ट में। तो डिसाइड ये हुआ कि हमें लाहौर जाना है, और यहाँ पे बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई। जैसे तैसे था, जिस तरह था, मैं अपनी बहन को ले गया, क्योंकि बहन भाइयों की पहली औलाद की खुशी थी और सब बहन भाई पहली बार बहुत सालों के बाद मिल रहे थे। क्योंकि मेरे भाई एक छोटा है, वो सऊदीया में होता है, तो वो अक्सर अम्मी की डेथ पे भी नहीं आया और बहुत सारी जगहों पे वो नहीं आ सका। तो इस तरह करते करते हम वहाँ पे पहुँच गए, ख़ानदान पूरा जमा था। क्योंकि हम लोग बीच में रुके हुए थे कि उसकी रिपोर्ट और हर चीज़ आए। बीच में जो भी हमें मशवरे मिल रहे थे, बातचीत मिल रही थी, यानी कि ईरान में वो बहुत अच्छी तरीके से रही है मेरे साथ। और ख़ास तौर पे कुंभ में जो है वो रातों को 4-4 बजे तक जो है वो रही है। और मैं अकेला था वहाँ पे और 3 लेडीज़ थी मेरे साथ। तो मैं तपता था इनसे कि भाई आप तीनों कहाँ चली जाती हो और क्या कहते हैं अकेली जा रही हो। तो एक दिन जो है मैंने कुकू को बोला कि भाई तू क्या करती रहती है वहाँ पे बैठ के। तो वो बोलती है कि एक फनूस से जो है वो लाइट निकलती है और बीबी कुम के रोज़े तक जाती है, और वो रोज़े तक जाने के बाद वो लाइट मेरी जो है वो यानी कि थर्ड आई पे यहाँ पे लगती है। तो मैंने बोला तू यही बैठ के करती रहती है? कहती ऐसे भाई बहुत सुकून मिलता है। इस तरीके से कुंभ में उसने ज़्यादातर जो है बीबी मासूमा कुंभ के साथ जो है बहुत टाइम गुजारा और उसको तकलीफ़ थी, लेकिन ये कि ईरान में वो एक अलग सी हो जाती थी। और यहाँ पे आके जब लाहौर का पता लगा तो भाजी ने तसल्ली दी, तो मैंने उसको लाहौर भेजा और अज़द को साथ भेजा। और मैंने फिर ये देखा कि अज़द जो तुम्हें समझ आए वहाँ पे वो चीज़ कर लेना। जब उसकी बीमारी का हमें पता लगा, हालांकि मेरे साथ ही यहाँ हम लोग, मेरे बच्चों के साथ हम लोग सारे एक साथ ही गए। एक इवेंट था फैमिली का लाहौर में, तो हमारे साथ ही गई। फिर ट्रेन में सफ़र किया हमने। वहाँ जब मैंने उसकी हालत देखी तो तब मुझे पता लगा
कि बड़ा सीरियस मैटर है ये, कि आखिर हुआ ये क्या हो रहा है उसके साथ। बहरहाल वहाँ इवेंट अटेंड किए, उसके बाद जब वापसी की तैयारी थी तो उस वक्त हमें पता लगा कि इसको गले का कैंसर हो गया। तो उस वक्त बड़ी परेशानी हुई, इधर उधर भाग दौड़ की। तो आखिरकार फिर एक डॉक्टर से मशवरा करके कीमोथेरेपी का शुरू हुआ। फिर जब उस दिन रोड़ी तब भी हमें पता नहीं था, दिल मेरा कह रहा था कि कुछ हुआ है, फिर बोला छोड़ो ऐसी बुरी बातें नहीं सोचते। फिर जब हम फैसलाबाद पहुँचे, मम्मा नानू के साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर रही थी और रो रही थी। तो मैं मम्मा से पूछा मम्मा क्या हुआ है, तब मम्मा ने बताया कि वो कैंसर है। तो मम्मा आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम कुकू से मिल के भी नहीं आए। ये फिर मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, कुकू सही हो जाएगी, उसके लिए दुआ करना। हमें भी उम्मीद थी वो सही हो जाएगी। उसके बाद फिर हम कराची आ गए। पापा जब आए वहाँ से, पापा भी बोले थे कुकू सही हो जाएगी। फाइनल ये था कि अजद जब मुझे बताया कि लाहौर में जो है इन्होंने शादी अटेंड की और ये सब चीज़ें की, तो वहाँ तक जो है उनकी रोज़ तस्वीरें आती थी। और क्या कहते हैं, उस शादी के लिए स्पेशल जो है मैंने ख़ुद उसके कपड़े डिज़ाइन किए थे। और बड़े एक अच्छे हैप्पी मूड में था, क्योंकि जब ये लोग जाते थे तो मैं इनके घर में शिफ्ट हो जाता था अपने घर से छोड़ के। और क्या कहते हैं, टच में थे और बातचीत चल रही थी। वलीमे तक जो है वो बहुत एक अच्छा रहा। अजद और उसने बहुत सारी अपनी तस्वीरें भेजी और अपनी जो है क्लिप भेजे कि उसने शादी कितनी अच्छे तरीके से अटेंड की है। तो वहाँ पे जब हमें वलीमा था, वहाँ पे पता लगा कि बायोप्सी का जो रिज़ल्ट आया वो उसको कैंसर डायग्नोस्ड हुआ। तो ये मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात थी, नॉन एक्सेप्टेबल थी। कैसे एक छोटा सा इन्फेक्शन कैसे इतना हो सकता है। बज़ाहिर गला थोड़ा सा उसका था, ज़्यादा भी नहीं था। हाँ, खाने में मिर्चें खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, मगर ऐसी भी कोई ख़ास नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा हो। बहरहाल पैट स्कैन से पता लगा कि लेवल 1 भी कंप्लीट नहीं है। सांस पे सांस आई, डॉक्टर ने कहा कि 2-3 कीमो में ठीक हो जाएगी। अब बात आ रही थी फाइनेंस की, तो मुझे लगा कि मैं अपनी गाड़ी वापस ले आऊं और यहाँ उसकी बीमारी में जो भी पैसे लगे वो मैं ख़ुद पे कर सकूं। मुझे अजद को भेजना था। जब अजद ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आप जो हो वो जा सकते हो क्या कहते हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए, तो इसके लिए मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा हाँ कोई इशू नहीं है, आप जाएं, जब तक आप वापस आएंगे तो सेकंड टर्म होगी, तो उस वक्त फिर आप आ जाइएगा। अब ये बात समझाना ख़ानदान वालों को, ख़ास तौर पे अपनी बड़ी बहन को मुश्किल था मेरे लिए कि बहुत सारे ज़ाहिर हम जब गाड़ी लेके गए थे तो हमने वारंटी भी में भी पैसे रखवाए हुए थे, जिसको आप कहते हैं कि मिल जाते हैं हमें पैसे, तो वो भी वापस करने थे। लोगों के भी कुछ लिए हुए थे, तो डेट्स नहीं हुई थी। ज़ाहिर बात है अब जॉब वाले बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है रुकना, छुट्टियां लिमिटेड होती हैं। तो मुझे मेरी फैमिली के साथ वापस आना पड़ा। तो तकरीबन 1 हफ़्ते का गैप आया। तो आस्ता आस्ता पहले तो शुरू में डॉक्टर ने ये बताया कि उसकी तबीयत बेहतर है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो हम लोग खुश हो गए बहुत। ये तो अजद ने अपने बड़े भाई को जो है वो वहाँ पे छोड़ा और अजद जो है वो तैमूर के साथ जो है वो निकल गया। और मैंने इनको कहा था कि जल्द से जल्द बस जो है वो गाड़ी लेके आनी है और इसके अलावा जो है आपने ज़्यादा नहीं ठहरना। 4 बार में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मौला इमाम रज़ा बीबी मासूमा कुम जाके ज़ियारत करूं। अब बीच में ये हुआ कि जब मेरी अजद से 3 बजे बात हुई और उसने कहा कि तैमूर जो है वो नाराज़ हो रहा है, और ख़ास तौर पे जब उस ज़मीन पे मैं और अजद होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर जो हमारे साथ जाता है उसको हम किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि मुँह से जो वो बात करता है वो चीज़ पूरी करते हैं। हमने ये चीज़ सीखी है उस ज़मीन पे जो है ज़ाहिर का जो है वो ख्याल रखना। तो मैं कश्मकश में फंस गया और उसके बाद जो है मैंने फ़ोन बंद कर दिया और दिल मेरा बहुत अजीब सा चल रहा था। और अजद जो था वो लाहौर में कांटेक्ट में था। उसके बाद जो है वो अजद ने मुझे बताया कि तैमूर को जो है मैं भेज देता हूँ और वापस खुद आ जाता हूँ। तो
पता नहीं उस टाइम ऐसा लगा जैसे मुझे एक अंदर से मैसेज आया है कि ज़ाहिर को मना नहीं करना चाहिए, और मैं बीच में फंस गया था कि यहाँ पे एक इमामज़ादे की और इमामज़ादी की जो ज़ियारत थी और एक बंदा पहली दफ़ा गया था, तो मैं कश्मकश में था और मेरे मुंह से ये निकल गया कि हज़रत इसको ज़ियारतें करवा दे, क्योंकि उस ज़मीन पे इसने ख्वाहिश रखी और मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मेरी उससे बात नहीं हुई, अचानक उसने जो है उसकी भांजी ने मुझसे बात की, तो उसने मुझसे उससे फ़ोन लेके बोला कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी ने जो है मुझे ज़िंदगी में कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मैं तेरा बाप हूँ, और क्या कहते हैं आपने बाप बन के दिखाया, और क्या कहते हैं मैंने आपको बहुत तंग किया और माजरत करना, यानी कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपको मैं तंग करती थी बच्चों की तरह। तो मैंने उसको बोला कि पागल हो गई, ये कुछ भी नहीं होगा। जो है वो हज़रत बता रहा है कि डॉक्टर ने जो है वो क्या कहते हैं बोला है कि ज़्यादा मसला नहीं है। तो उसने कहा कि मैं कराची आऊँगी, ये यहाँ पे होगा। मैंने बोला ये फ़ैसले तुम्हारी फैमिली और भाई करेंगे और देखेंगे। मैंने बोला लेकिन कुछ भी नहीं है, तूने कमज़ोर नहीं होना। बोला आप मुझसे बात कब करोगे आप? मैं कैसे देखूँगी? मैंने सब कुछ हो जाएगा, तू सुकून से रह। मैं काम में बिज़ी था और क्या कहते हैं हज़रत के घर पे रात के टाइम आता था, तो 7:30 बजे जो है वो उसकी भांजी का फ़ोन आया है कि आनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपनी शॉप बंद की, क्लिनिक बंद की और मैं यहाँ पे आ गया। और मैं सुन था कि रेगुलर जो है यानी कि रेगुलर ये लोग सारे बात कर रहे थे उससे, और मैं क्यों नहीं करता था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं एक सुन हो गया और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। और लाहौर से जो है वो कंटिन्यू मुझे फ़ोन आ रहे थे और अज़द के पूरे घर में कोई भी नहीं था और मैं अकेला था। और मैं आपको नहीं समझा सकता कि मैं जो है वो किस कंडीशन में था, यानी कि मैं एक सुन हो गया था। मैं वैसे भी जो है वो हार्ट पोर्शन के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। जब मुझे पता लगा कि मेरी बहन क्रिटिकल पोजीशन में, जो ट्रेन में ही हमें पता लग गया था तेहरान के बाद से, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो रही थी बनाने में। बट फिर भी तैमूर को हिम्मत देता हूँ और मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कोशिश की कि ये जो मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसको मैं नॉर्मल तरीके से ही करूँगा। आप मेरे शक्ल से, चेहरे से, बात के स्टाइल से आप जान सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। एनी हाउ, और जब मुझे पता लगा कि मेरी बहन जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गई है और मैं ट्रेन में हूँ और कहीं से सीट नई जहाज़ की मिल रही है, लिंक भी नहीं है, डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है, तो अज़द से 2 दफ़ा मेरी बात हुई और वो बीच में था और अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि जब मैं अपने कमरे में, अज़द के कमरे में होता था तो एक आवाज़ आती थी कि भाई मैं आ जाऊँ, तो वो ऐसे आती थी हमारे कमरे में। तो वही आवाज़ जो है ना वो ऐसा लग रहा था कि वो बार बार मुझसे पूछ रही है कि मैं इस कमरे में आ जाऊँ। तो वो हम दोनों कंटिन्यू जो थे वो आसिफ भाई से लिंक में थे और एक लम्हा की हम अपनी पोजीशन भी बता रहे थे और हम अपनी मूवमेंट भी बता रहे थे, और साथ साथ मैं कनेक्ट था अपने बड़ी बहन से, बहनोई से और दूसरे लोगों से जो उस वक्त हॉस्पिटलाइज जो मेरी बहन हुई थी उसको देख रहे थे। बस 7:30 बजे से जो है वो उसके भांजी और भांजी के साथ मेरा कांटेक्ट रहा है और अज़द से कांटेक्ट रहा है। इतने में जो है वो अनस आ गया। अज़द ने जो है वहाँ से अपने एक या दो दोस्तों को ये बोला कि आसिफ भाई अकेले हैं और जाके वो उनके साथ जो है वो टाइम गुजारो। और मैं जो हूँ वो जो है वो बस एक ही खुदा से बात कर रहा था कि खुदा इतना काम करने वाली लड़की, इतनी अच्छी लड़की, जो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा राइट हैंड थी। तो मुझे वो चीज़ ना अजीब एक कश्मकश में थी और बाज़ दफ़ा ऐसा लग रहा था कि मेरा ईमान कमज़ोर हो जाएगा और बाज़ दफ़ा ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा ईमान मजबूत है और कुछ नहीं होगा। मशहद गए, मौला इमाम रज़ा के रोज़े पे गए, वहाँ हाज़री दी। वहाँ जाके मुझे महसूस हुआ, मुझे फ़ील हुआ
कि अज़द भाई के घर पे मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। अज़द मुझसे फ़ोन पे जो है वो टच में रहा और शगुफ्ता भी अज़द पूरी टच में रही फ़ोन पे, और तानीज जो है समझ जो है वो मुझसे टच में रही। जैसे जैसे मुझे पता चल रहा था, जैसे जैसे मैं फेस कर रहा था, देख रहा था और जा रहा था, उनके साथ साथ था। और फिर बस टर्मिनल पे पहुंचने के बाद जब हमें पता चला तो मामला क्रिटिकल हैं, तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं। मुझे अज़द ने बताया कि उसकी रिपोर्ट ऐसी आई है, और मेरी एक आदत है कि मेरा फेथ कभी भी नहीं टूटता, अभी से नहीं, शुरू से। मेरी ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल हुए हैं, लेकिन मेरा यकीन कभी भी नहीं टूटा। तो मैंने अज़द को बोला कि ठीक है, आप देखो कहाँ तक आप देख सकते हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अज़द को बैक हैंड पे जो है वो एक सपोर्टिंग के हिसाब से स्ट्रॉन्ग जो है वो फेथ के मामले में बोलूँ कि देखो जैसा हो रहा है। लेकिन काफ़ी चीज़ें मेरे लिए भी डिस्टर्ब थी, क्योंकि एक बच्चों की तरह जो है उसको रखा हुआ था। और क्या कहते हैं, तो फिर हम बस की तरफ बढ़े। जब बस की तरफ बढ़े तो हमें पता लगा कि बस रास्ते में ही जो है वो 27 फ़रवरी को बहन की डेथ हो गई। फिर अचानक फ़ोन आया, कुकू नहीं है। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था, तो मुझे फ़ोन आया कि भाई इस तरह जो है उसकी डेथ हो गई है। तो वो बहुत ही एक अफसोसनाक वक्त था मेरे लिए। अरेंजमेंट शुरू हो गई, तो आखिरकार फिर हमें लाहौर का नहीं मिल सका, इस्लामाबाद का मिला फिर। लेकिन वो सफ़र मुझे याद रहेगा, कितना दर्दनाक सफ़र था, जो कि यहाँ से मैं पहले इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से फिर मैं लाहौर आया, तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र तय करके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली अहमद और मेरा नाम अली अहमद ही है। असल में जब गुगू का इंतकाल हुआ उस वक्त तो सच्ची में बड़ा वो वाला मंजर था। मैं उस वक्त अपना टीवी देख रहा था, अचानक मेरा भाई आया, उसने बताया कि कुकू की इंतकाल हो गया। तो उस वक्त मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैं भागता हुआ अपनी मम्मा के पास गया। और जब उन्होंने बताया तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें बिल्कुल बंद पड़ गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। गुस्सा अलग सा आ गया था, गुस्सा ही गुस्सा, मतलब कि बहुत ज़्यादा है ना। मैं आपको बता नहीं सकता, अच्छा मेरे बहुत बड़ा मंजर था। इतनी खूबसूरत मेमोरीज, इतनी ढेर सारे इमोशंस कि इनको अल्फाज में उतारना बहुत मुश्किल है। बहुत उसकी शख्सियत ने इतना गहरा असर डाला है मेरे ऊपर, और मेरा ख़्याल है जिस किसी से भी उसकी मुलाकात रही है, कि एक तो उसकी पर्सनैलिटी में इतनी मासूमियत, इतना ठहराव और गहराई, और उम्र उसकी छोटी लेकिन इतनी मैच्योरिटी मैंने बहुत ही कम लोगों में देखी है। बल्कि मैं तो मतलब बहुत रेयर चीज़ थी जो मैंने कुकू में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि 5-6 साल से जो है मैंने लोगों से मिलना, और जैसे शादियां होती हैं जहाँ पे गैदरिंग होती है वहाँ पे जाना मैंने छोड़ दिया था। और हम जैसे जो होते हैं वो अकेले पसंद होते हैं और अपनी एक लॉ में होते हैं। जब वो फ़ोन आ रहे थे बार बार और लोग आके मुझसे पूछ रहे थे, मैं ये सोचता हूँ कि एक बंदा तकलीफ़ में है और एक बंदे के साथ एक हादसा हो गया, हर बंदा जाके उससे पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं एक ही बात लोगों को बता के जो है ना वो अजीब सा हो गया था, और कोई नहीं भी पूछ रहा था तो मैं बता रहा था। आज मैं इस चीज़ को अंदाज़ा लगाता हूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है कि आप जो हो वो हर बंदा आके उस बंदे से क्या हुआ, तो वो मेंटली तौर पे वैसी तकलीफ़ में होता है। उसके बाद जो है वो अजीब सा हो जाता है। वो टर्न कंडीशन मेरी हो गई थी, और जब बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी बातें की, तो मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया। इस पीरियड में मुझे अनस ने संभाला, और अज़द के घर में जो है एक अजीब सा माहौल था कि मैं मेंटली तौर पे जो है वो ऐसा हो गया था कि ना मैं बात कर सक रहा था, ना खा सक रहा था,
नहीं समझ आ रही थी मुझे कि मैं लोगों से, क्योंकि मुझे 5-6 साल से लोगों से बात करना, लोगों के साथ अटैच होना, ये शादी ब्याह रस्मी बातें, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती हैं और मैं बहुत स्टक हो गया था। और अनस ने मुझे संभाला और लोगों को समझाया कि भाई मेंटली तौर पे सही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कितना बड़ा हादसा था और इतना बड़ा टास्क था कि मैं मेंटल तौर पे स्टक हो गया था। और दूसरी बात ये कि अज़्ज़त नहीं था, क्योंकि हमेशा अज़्ज़त ने मुझे ऐसी टन कंडीशन में संभाला, तो मैं बहुत अकेला हो गया था। और वो टन कंडीशन में आपको नहीं समझा सकता कि मैं एक पूरा दिन मैंने यानी कि शायद स्टक गुजारा और मेंटली तौर पे डिस्टर्ब गुजारा। तो जब सोचने बैठी तो इतनी सारी चीज़ें, सारा वक्त, सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने चलता रहा और सोचती रही उसमें से मैं क्या बोलूं। हमने बहुत से दुख सुख साथ बिताए और बिला झिझक तुमने मेरी बात भी सुनी, साथ भी दिया। बहुत सफ़र हमने साथ किया और अब इस अरसे में तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी बताई हुई बातें, कुछ गाइडलाइंस, वो अभी भी मेरे साथ है और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ों पे चल सकूं, उस चीज़ों को समझ सकूं। कुकू लॉयल्टी का सिंबल है। कुकू जो है वो रिस्पेक्ट, मतलब जो एक आइडियल औरत एक होनी चाहिए, कुकू इज़ दैट। कुकू को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि मतलब सिंप्लिसिटी में इतने एक्सप्रेशंस लाना सबसे मुश्किल काम है। मेकअप करके या आप अपने आप को एक कैरेक्टर में लाके एक्सप्रेस करना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर आपका कैनवस ही वाइट है लेकिन उसमें इतने इमोशंस अगर आपके आज एक पर्सनैलिटी के कैरेक्टर्स आए कि जहाँ उसमें एक रोब है, एक लव है, एक लॉयल्टी है, एक सिंसेरिटी है, एंड उनसे जैसा लॉयल आपको कोई नहीं मिलेगा, उनसे ज़्यादा सिंसेयर आपको कोई नहीं मिलेगा, उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। अपनी बहन के हर उस चीज़ में शामिल रहा जब से वो मेरी ज़िम्मेदारी में आई, चाहे उसकी तालीम हो, चाहे उसका शॉपिंग करना हो, फ्रेंड्स के जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, डिग्री का मामला हो, हर चीज़ जो है मैंने उसके साथ की है। उसके बाद खैर हवा भी ठंडी थी, ठंडा मौसम था, सर्दी भी बहुत थी, बारिश भी हो रही थी और बादल बहुत थे। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, ज़ाहिर बात है नेक रूह थी, तो हम तो यही सोच रहे थे कि कब्र गीली हो गई है, पानी भर गया होगा, क्या होगा, लेकिन जिस तरह बारिश थमी है, हम लोग नमाज जनाजा के लिए निकले हैं, अब वो पानी कहाँ गया वल्लाह आलम, हमें पता नहीं लग सका कि वो पानी कहाँ गया। बहरहाल सब कुछ एक प्लानिंग के थ्रू, जो अल्लाह ताला की प्लानिंग थी उसके थ्रू वो सब चीज़ें होती गई और हम अल्लाह ताला के करिश्मे देखते गए। और इसी तरह बस जब जाके कब्र देखी तो बिल्कुल सूखी हुई, वहाँ तो हालांकि उसकी कब्र के बाहर जो मिट्टी थी वो तक गीली नहीं हुई थी, बिल्कुल सूखी पड़ी हुई थी। बादल आए हुए थे, बहुत गहरे बादल आए हुए थे, लेकिन बरसे नहीं। अल्लाह ताला की कुदरत थी और वो वक्त ऐसा था कि उसकी तदफीन का था, लेकिन बादल जो थे वो बहुत गहरे बादल थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई तूफ़ान आने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो थाम के रखा हुआ था। लेकिन माँ जी की डेथ के बाद से तुमसे एक डायरेक्ट मेरा लिंक बना और वो अटैचमेंट हुई और तुमको मैंने हमेशा एक छोटी बहन की तरह, अपनी बेटी की भी झलक देखी तुमने, अपनी छोटी बहन की भी झलक देखी जो कभी नखरे भी करती थी, कभी मैं उसके नखरे भी उठाती थी, एक बड़ी बहन की तरह भी, एक बच्चे की तरह भी। और कभी कभी मैंने अपनी हम उम्र दोस्त साथी देखी जो मुझे कभी संभालती थी, मुझे कभी हिम्मत देती थी, या अपनी प्रेजेंस से मुझे अकेला कभी महसूस नहीं हुआ। उसका और मेरा ज़ियारतों पे जाना, उसकी शिद्दत ज़ियारतों के लिए
अकेले रह के उसने जो अपनी एक दुनिया बनाई, खौफ आता था मुझे और आसिफ भाई को कि ये कहीं अलग ही दुनिया में ना निकल जाए। उसके लिए उसको ट्रैवलिंग करवाई, लाहौर की, उम्रा और बहुत सारे कंटिन्यू ये चीज़ें करवाए, फिर अपने साथ लेके जाना। ये वो लोग थे जो 2021 से हम लोगों का एक ग्रुप बना था और इसी सिलसिले में जब हमें 11,000 इमामजादों का जो है वो डेटा मिला और हम लोग हैप्पी थे कि हम लोगों ने इतने सारे इमामजादों से मिलना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कुकू ने काम किया, यानी कि अपने हाथ से जो है वो 3 से 4 रजिस्टर जो है वो भरे, यानी कि इमामजादे का नाम, उनका शहर, उनकी जगह और वो हर चीज़ डिटेल। जब हम इंडोर शूटिंग करते थे तो वो उस शूटिंग को देखती थी और हिस्ट्री पे काम कर रही थी। उसने बहुत अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा हिस्ट्री पे काम किया। उसने सऊदीया की हिस्ट्री पे काम किया, उसने तुर्की की बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, उसकी रिसर्च। फिर ईरान पे हम जो ज़ियारात ढूंढते थे, पता लगती थी, वो उसको दे देता था मैं, वो उन पे रिसर्च करती थी, मैं भी करता था, आसिम अलंग भी और भी दूसरे लोग। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो 10,000 इमामजादे थे पहले, फिर 11,000 हो गए, फिर 12,000 इमामजादियान हो गए। इनकी एक लिस्ट हमें मिली इत्तफाक से और उस लिस्ट में तकरीबन 3,500 ज़ियारतें थी। तो उसने अपनी डेथ से पहले रजिस्टर भरे इतने उन ज़ियारतों को मैनुअल लिख कर, क्योंकि उन्हीं चीज़ों पर को मैं कंप्यूटराइज तौर पे अलग कर रहा था और कंप्यूटर के तौर पे, ताकि कहीं भी सॉफ्ट कॉपी में यूज़ कर सकूं। और जो मैनुअली लिख रही थी वो हमारे रिकॉर्ड में रहे कि हमने कौन सी ज़ियारत करनी है, कौन सी ज़ियारत की है, किसका डेटा निकालना है, किसका डेटा निकल गया और किसका नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें सारे प्रोजेक्ट पे वो हमारे साथ साथ थी। तो हम लोग इस तरीके से 3 साल से जो है वो लगे हुए थे। और जब गाड़ी का सिलसिला हुआ तो भी हमें पता लगा कि ये हुआ, फिर वो गाड़ी का ड्रॉप सीन हुआ। तो उसके बाद जो है मैं काफ़ी आउट हो गया था गाड़ी के मामले में और मेरी ज़ियारतें ख़राब हुई थी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी उस पोजीशन में, क्योंकि भी तबीयत कभी अप होती थी, कभी डाउन होती थी। लेकिन उसको हमेशा एलर्जी का इशू रहता था, तो हम सोचते थे कि इसको एलर्जी से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पहला सफ़र जो मेरा कुकू के साथ हुआ वो सेवन शरीफ था। सरकार लाल शहबाज कलंदर के दरबार की हाज़िरी का था। ऐसा लगा कि जैसे एक नई दुनिया खुल गई। और कुकू इतनी हेल्पफुल, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में उसमें जो अदब देखा, जो उसमें उसके अंदर जो डीप जाके जिस अकीदत के साथ सलाम पेश करना देखा। मैं कोशिश करती रही अब तक भी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं उसके कहीं कितने एक भी किसी % करीब आ सकी हूँ। सेवन शरीफ का पहला लाल सरकार का पहला इंट्रोडक्शन, वहाँ की फीलिंग्स, वो सारी बातें, वो सब। और इसके साथ रहते हुए वक्त का और किसी भी चीज़ का पता ही नहीं चलता था, बल्कि आप सबके साथ। और अगर हम जब लेडीज़ में होते थे तो कुकू होती थी, हमारी एक तरह की लीड ही कह लें आप, माशाल्लाह। तो वो रहा। मैट्रिक जब मेरा हो गया था तो उसके बाद भी मैं आता रहा यहाँ। हम लोग आते थे, कुछ दोस्त थे मेरे साथ, वो आते थे, बाजी से हम लोग मिलने आते थे। क्योंकि ट्यूशन्स होते हैं जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर स्टूडेंट अपने रास्ते हो जाता है। लेकिन हमारा जब स्कूल ख़त्म हुआ, स्कूलिंग सिस्टम सारा ख़त्म हुआ, तो उसके बाद भी जो है हम लोग, क्योंकि हमारा जो फीलिंग थी वो बाजी के साथ ओपन शेयरिंग थी हमारी। और लाइक एक उस्ताद थी, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती थी वो हमारी हेल्प करती थी, तो हम उनसे जो है वो मिलने आया करते थे। हफ्ते में एक बार हो गया, तो इस तरह जो है वो अपनी बात कह सकते थे, उनसे कुछ हेल्प ले सकते थे। कुकू मेरे लिए एक बहुत अच्छी दोस्त थी, फुप्पो नहीं थी वो,
बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं उससे हर चीज़ आके शेयर करती, जो मैं मम्मा से शेयर नहीं कर पाती थी। वो कुकू मुझे समझती थी, मुझे समझाती थी, जो भी मैं उसे आके बताती वो मुझे आगे से समझाती, हाँ ये करना है वो करना है। फिर मुझे समझ आ जाता था, मैं जो मम्मा को बताती थी। और अचानक से जब हम टूर पे निकले और हमारी गाड़ी का ये टूर फेल हुआ तो उसको एक छोटी सी गले की इन्फेक्शन हुआ। और इन्फेक्शन को क्योंकि मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा काम कर रहा था तो मैंने उसे कहा कि भाई जो फैमिली डॉक्टर है उसके पास चले जाओ। वो गई, आराम नहीं आया। जाने से पहले जब थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ तो हमने स्पेशलिस्ट को दिखाया। उसने कहा कि इसका सिटी स्कैन होगा। सिटी स्कैन हमने करवाया जाने से पहले। उसकी रिपोर्ट 1 हफ़्ते में आनी थी, रिपोर्ट 2 हफ़्ते बाद आई। तो हम निकल गए थे, छोटी मोटी दवाई ले ली थी, उससे काफ़ी असर था। इतने नहीं थे सिम्टम्स जैसे एंड में होने वाले थे। हमने पूरा ईरान का जो है वो ज़ियारतों का टूर किया। उसके बाद जब आगे वीज़ा बढ़ाने की बात आई, जो वीज़ा एक्सटेंड की वीडियो बनाई थी मैंने, तो वहाँ हमने डिसाइड किया नहीं, हम वापस जाएंगे, इसको थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ है इसको ख़त्म कर देंगे, गाड़ी बाद में आके मैं ले जाऊँगा। वहाँ से आना था। जब डॉक्टर की रिपोर्ट हमें पता लगी कि अब बायोप्सी होगी तो फिर हम बायोप्सी की तरफ गए। उसके बाद एक स्पेशलिस्ट के पास गए, उसने जो मेडिसिन दी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो आखिरी दिनों में जो है वो बाजी की तबीयत जो है वो सही नहीं थी, तो हम मिलने आया करते थे बाजी से। तो बस उन्होंने एक बात कही थी कि अज़्ज़त भाई का और आसिफ मलंग का जो है वो आप ख्याल रखना। वो बस वही बात है, अभी तक जो है वो मैंने अपने दिल में जो है वो बिठा ली है। वो अभी तक जो है मैं वो ख्याल रख रहा हूँ उनका। तो वो रात मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सी, यानी कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसी मेरे लिए रात नहीं गुजरी। और ना मैं सो सक रहा था, ना मैं जाग सक रहा था। और एक सेल था और पूरा इज़्ज़त का अकेला घर था जो शाएं शाएं कर रहा था। और मुझे वो सारी आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे इज़्ज़त भी है, कुकू भी है, मैं भी हूँ, यानी कि मैं मेंटली तौर पे एकदम आउट हो चुका था। और डेथ से तकरीबन 1 दिन तक मेरी बहन से बात होती रही। और जिस दिन वो एडमिट हुई, संडे वाले दिन, उस दिन मैं ट्रेन में था, मैं मशहद जा रहा था। वहाँ बहुत क्रिटिकल पोजीशन में चली गई वो। सबके फ़ोन आने लग गए कि जैसे भी हो वापस आ जाओ। तो टिकट्स नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, मेरे हाथ में नहीं थी। और कई कोशिश की कि तेहरान से हो जाए, मशहद से हो जाए, और किसी शहर से हो जाए। तो इसको मैं यही समझ रहा था उस वक्त कि शायद मेरा इम्तिहान चल रहा है कि रास्ता क्लियर नहीं है। ज़ाहिर जर्नी ऑफ फेथ पे जब आप इन ज़ियारतों पे जाते हैं तो आपका इतना ईमान तो हो जाता है कि कौन से काम हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब मुझे शाम को पता लगा कि मेरी बहन जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो वो एक अलग ही, मैं आपसे क्या कहूँ, फीलिंग्स थी। और हार नहीं थी, एक्सेप्टेंस फ़ौरन आ गई थी। ठीक है, उसका इतना ही रोल था और उसने इतना ही टाइम गुजारना था। खुदा को इतना ही मंजूर था कि मैं उससे दूर रहूं। दरअसल बचपन में साथ खेलते थे। ज़ाहिर बात है मुझसे छोटी थी तो मुझसे छोटा भाई था, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी हम लोगों की आपस में। तो बस इसी तरह टाइम गुजरता। फिर वालदा के बाद एक्चुअली जब वालदा का इंतकाल हुआ तो फिर उसी ने हमको संभाला, छोटी बहन ने हमें। कभी माँ की कमी उसने महसूस नहीं होने दी। तो मैं बीमार होता या मुझे कोई चोट लगती, सबसे पहले वही मेरे घर में आके खड़ी होती। तो मेरे बच्चे की देखभाल, उनकी तरबियत करना, ये उसी के हाथों में थी, वही करती थी। आज मेरे बच्चे जो हैं उसको बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं और उसके लिए दुआ गो है। ये किसी के साथ होता है कि जब इस दुनिया में होता है एक काबिल इंसान तो उसकी कोई कदर नहीं करता। जब वो इस दुनिया से चले जाता है तो पता नहीं लोगों के दिलों में कैसा आ जाता है कि वही उसकी कदर करनी है। ये देखा था मैंने।
अज़द की आखिरी गाड़ी जब ख़राब हुई तो मेरे दिल में एक दुआ आई कि बस अब मैं थक गया हूँ। तो मैंने अज़द को बोला, मैंने अज़द ऐसे तैसे जो है तो कराची पहुँच, क्योंकि रेगुलर अज़द के साथ वहाँ पे स्ट्रगलिंग चल रही थी और मैं अकेला था यहाँ पे, क्योंकि मैं जितना कंफर्टेबल अज़द के साथ होता हूँ किसी के साथ नहीं होता, और दूसरा कोको के साथ होता था। तो मैंने एक दुआ की कि बस पहुँच, और अज़द जो है वो भी एक हिम्मत और ताकत के साथ चल रहा था, कहीं भी वो टूटा नहीं और उसने अपना मकसद पूरा किया। मेरे अंदर से शायद हम तीनों को एक इस मकसद के लिए पहले से जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था, और हमारे जो लास्ट के जितने भी टूर थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसमें जितनी भी चीज़ें होती थी तो हम लोग फेस करते थे। जो आखिरी हमारा टूर था उसमें हम लोगों ने डिसीज़न घंटों में, मिनटों में जो है चेंज किया, और बहुत ज़्यादा ना गुस्से में किया ना फ्रस्ट्रेशन में किया, हंसते से डिसीज़न चेंज किया। जैसे मैं लोगों को जो है वो कुम लेके गया, अज़द वहीं पे गाड़ी पे रहा, वो आपने देखा होगा सब कुछ। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगा कि वो भी आखिरी पीरियड उसका भी सीखने का था, मेरा भी सीखने का था, और अज़द का भी सीखने का था। तो अज़द ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रॉन्ग से जो है वो टाइम पीरियड पूरा किया, और मुझे लग गया कि उसके अंदर वो हिम्मत और ताकत आ गई है इस रास्ते पे चलने के लिए, और वो कुछ भी फेस कर सकता है। तो बाजी की जब तबीयत ख़राब थी तो मैं यहाँ पे आता था, आसिफ भाई के पास आता था मैं, क्योंकि वो भी जो है वो आसिफ भाई के साथ कांटेक्ट में थे, हेल्प कर रहे थे। वो यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, आसिफ भाई वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। तो मैं आता था आसिफ भाई के पास, उन संभाला, और जो मुझसे हो सका मैंने किया। यानी कि जैसे ही अज़द कराची पहुंचा और ये 4 बजे के करीब पहुंचा, और मैं स्टिल गली के अंदर चक्कर लगा रहा था कि ये अभी तक पहुंचा नहीं। रात के 4 बजे तक ये आया और ये वहाँ से सामान उठाता हुआ आ रहा था, और मैं इसको देख रहा था, और हमने इतना सारा सामान इसकी गाड़ी से निकाला है, और सिर्फ हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर कमज़ोर हुआ तो ये कमज़ोर हो जाएगा, और उसको ऐसा लग रहा था कि ये कमज़ोर होगा तो भाई कमज़ोर हो जाएगा। आप यकीन जानो कि हमने गले भी नहीं मिला, और स्टिल एक मुजस्मे की तरह, एक स्ट्रॉन्ग होने की तरह सामान पहुंचाया इसको। यहाँ पे सब लोग इसको मिले, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने इससे बात नहीं करनी। जो हम लोग आपस में जो लोग बात करते हैं जैसे किसी की डेथ के बाद, तो स्टिल हम दोनों की आंखें जो एक पत्थर की तरह हो गई थी। उससे पहले मैं कितना रोया और कितना पागलपन था, लेकिन अज़द के यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके अंदर एक हिम्मत डालनी है, ऐसे जैसे एक फौजी और एक जो वो है क्या कहते हैं, एक आर्मी का बंदा जो इतना कुछ देखने के बाद जो है और वो मजबूत रहता है और अपनी स्ट्रॉन्ग पाने पे कि वो एक वॉरियर है। और मुझे अंदाज़ा है कि मेरे इमाम किस पीरियड पे गुजरे हैं, करबला वाला पीरियड क्या गुजरा है, इस चीज़ का अब हम लोग फील कर सकते हैं। और लेकिन बात वो ये कि हम इंसान हैं, उस बुलंदी पे उनकी तरह हमारा यकीन जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा, लेकिन तो आंसू निकल जाते हैं। बात यहाँ तक नहीं ख़त्म हुई, आगे भी ये बात। जब मैं कराची पहुँचा तो यहाँ लोगों की एक लंबी लाइन थी जो मेरे इंतज़ार में बैठे थे, और जिन्हें पता लगा था कि मेरी बहन की डेथ हो गई है। 2 से 3 दिन मुझे लगे उन लोगों से मुलाकात करने में, और उनकी जो भी तसल्लियाँ थी, जो भी उनके वर्ड्स थे वो सुने, उन्हें रिप्लाई किया, और मैं आगे बढ़ा। ट्रेन का टिकट लिया, ट्रेन में बैठा, ट्रेन चली, ट्रेन ख़राब हुई। वहाँ पे भी मैं मुस्कुराहा कि शायद अभी भी कुछ और इम्तिहान बाकी हैं। 2-2.5 घंटे लगे ट्रेन को दोबारा से, उसके पावर सप्लाई उड़ गई थी, वो रिपेयर हुई, फिर ट्रेन चली। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैं उतरा,
और उसके बाद जो है मैंने रक्षा लिया, आगे जाके रक्षा ख़राब हो गया। फिर उसने वहाँ टाइम लगाया, थोड़ा रक्षा नॉर्मल हुआ, जैसे तैसे था। मैं अपनी बहन के घर पहुँचा। उसके बाद मैं अपनी बहन के नहीं गया, पहले जो जिम्मेदारी थी मुझ पे मैंने वो पूरी की। कार्नेट मैंने वर्णन किया, बीबी पाक दामन के गया, वहाँ हाज़िरी थी, उनसे हिम्मत मांगी और अपनी बहन को उनके सपुर्द किया। जब अज़द वापस आया तो इन सब ने बोला कि उसकी कब्र पे चलते हैं। मैं फिर भी इनके साथ नहीं किया, और मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। जी जनाब, वीडियो का एंड करने का भी टाइम है, और जिसके लिए सारी चीज़ें हुई और जिस काम के लिए हुई, और मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, वो सारा सीन जो चला रास्ते में, क्या क्या हुआ आपके सामने है। और इस वक्त लाहौर में जौहर टाउन में ये कब्रिस्तान है, उसमें ये मेरी बहन की कब्र है, और यहाँ पे मेरी जर्नी एंड होती है। फातिहा पढ़ सकते हैं इसके लिए आप लोग अगर चाहें तो। हम सब का आखिरी घर यही है, और यहाँ से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है। ज़ाहिरी तौर पे आपको ये घर अलॉट हो जाता है, वो भी बहुत कम खुश नसीब वाले हैं जिनको ये ज़मीन मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हादसात की शक्ल होती है और उन्हें ज़मीन नहीं मिल पाती। शुक्र है मेरी बहन को लाहौर की ज़मीन मिली, और इस बहुत बड़े कब्रिस्तान में जहाँ पे अभी बच्चे भी खेल रहे हैं और ये सब कुछ है। एक ना एक दिन हम सब ने जाना है, बस किसी का स्क्रिप्ट थोड़ा लंबा है, किसी का छोटा है, और ये थी वो तकलीफ़ें, वो आजमाइशें जो मैंने आपको अपने चैनल पे दिखाई, जो बग़ैर प्लान किए थी। हमने जब स्टार्ट की थी जर्नी, हमें नहीं पता था हमारे साथ क्या क्या होगा। बस हमने ये ज़रूर कहा था कि हम बिहाइंड द सीन भी आपको दिखाएंगे। आज ये वो चीज़ें बिहाइंड द सीन कि हमारे एक साथी ने अपनी जान जो है वो निछावर कर दी इस कॉज पे, जो जर्नी ऑफ फेथ है, जो मज़ारात पर रिसर्च करते हैं और वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो ऑथेंटिक होती है। ये मेरी बहन बहुत से इसने जो है वो रिसर्च की थी, बहुत सी सारी चीज़ों में हेल्प करती थी। बिहाइंड द सीन रहते हुए इसने बहुत कुछ किया, और आज ये अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। अल्फाज तो बहुत से बोलने के लिए हैं, मगर मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ, लिहाजा यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके इसाले सवाब के लिए दुआ करिए, जितना कर सकते हैं। अगर करेंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं भी करेंगे तो दुख नहीं होगा। ये वो जर्नी है जो आज ये एक दुनियावी जर्नी से एक दूसरी जर्नी की तरफ बढ़ गई है, जो दायमी है, जो हमेशा रहने वाली है, और हमारा सफ़र अभी भी जारी है। और आगे आपको इस जो सीज़न है इसको एंड करता हूँ मैं यहाँ पर। आपको जो जो सजेशन देनी हो, जो जो आपको फ़ील हुआ हो, और जो जो चीज़ें आपकी रहनुमाई के लिए अच्छी लगी हो, और जो एक सूफ़ीज़म में यहाँ पर जो कुछ हुआ मेरे साथ और मैंने सहा और मैंने किया, क्या ये सही था, होना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा हो गया? मुझे नहीं पता, मेरा इम्तिहान था, मेरी आजमाइश थी, या मेरी सज़ा थी, या शैतान था। ये वक्त पे छोड़ते हैं, और आने वाले वक्त ही हमें बताएगा कि मैंने किस राह पे था और क्या कुछ चला। बस इतना मुझे पता है, जब आप सीधी राह पे चलते हो तो दुश्वारियाँ ज़रूर आती हैं। इसी के साथ अजान शुरू होती है, यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिएगा। आगे मैं ये तो नहीं कहूँगा, इसी तरह की और भी मैं आपको सीरीज़ दिखाऊँगा, इससे हट के, इससे
मुनफरिद और इमामजादों को सर्च करते हुए ज़रूर मैं आपको मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।